हेलो हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, देखो आवाज नहीं आ रही थी था ना? कैसे आवाज आ रही थी? सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही क्या आवाज? हाँ, क्लियर है आवाज। आ रही है। पहले नहीं आवाज आ रही है। माना नहीं आ रही कुछ। प्रजवाशी को कोई तो बोल कंटिन्यू करिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स सेशन। आ रही है सबको आवाज? आ रही है। ओके, जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं चैताली गोपाल कृष्ण लोहिया आज इनकम टैक्स सेशन पे आपको कुछ आधे पौन घंटे के लिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ टैक्स मतलब क्या। ओके, सबसे पहले मैं बता रही हूँ टैक्स मतलब क्या। इन आवर डेली लैंग्वेज टैक्स मतलब मराठी में कर और हिंदी में लगान। हम पहले से देखते आ रहे हैं कि मूवीज में वगैरह देखते थे कि लगान मतलब कौन सी चीज, जो मतलब लगान मतलब क्या, जो कोई चीज पे लगाने जाने वाली, मतलब ब्रिटिश लोग जो थे उनका कुछ काम करने के लिए वो हर एक चीज पे कुछ ना कुछ टैक्स लगाते थे। वो क्यों? क्योंकि उनको इनकम होनी चाहिए थी, इसलिए। सेकेंड थिंग, अभी के पीरियड में तो ऐसा है कि कोई टैक्स भरने के लिए रेडी नहीं है। लाइक इनकम टैक्स, हर कोई यही बोलता है कि इनकम टैक्स हम क्यों पे करें, हमने जो कमाया है उस पे हम टैक्स क्यों पे करें। सिंपल थिंग है, आप अगर टैक्स पे करोगे तो आपकी डेवलपमेंट होगी। गवर्नमेंट जो टैक्स आपसे ले रहा है वो उसकी वो जो टैक्स का पैसा है वो बस अपने लिए यूज कर रहा है। जस्ट लाइक मिलिट्री पे यूज कर रहा है, फूड पे यूज कर रहा है, एग्रीकल्चर पे यूज कर रहा है, या आप अपने लैंग्वेज में बोले अपने रास्ते बनाने के लिए यूज कर रहा है। तो जब हम टैक्स पे करेंगे तभी तो आगे चल के अपनी सिटी जो है वो डेवलप होंगी। मतलब अपने पैसों से ही अपनी सिटी डेवलप हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने टैक्स पे नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा है उन्होंने टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के अपने लिए ही यूज होने वाला है। तो वापस हम सेशन पे आते हैं। ये मैंने कुछ इस तरह से, हाँ, आवाज आ रही है आपको सबको? ओके, मैंने जस्ट अ मिनट। मैंने कुछ इस तरह से एक इंडेक्स बनाई है जिसके तरफ मतलब मैं आपको ये इंडेक्स द्वारा आपको बताना चाहती हूँ मुझे आज क्या क्या पॉइंट आपको बताने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टैक्स रेट्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसा है, टैक्स मतलब क्या। टैक्स ये कंपलसरी रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जो वो किससे लेते हैं? जो वर्कर है, मतलब जो सैलरीड वर्कर है उनसे लेते हैं, या फिर डायरेक्टली उनसे लेते हैं, या फिर इनडायरेक्टली
जो कस्टमर है कुछ चीजें बाय करते हैं उनसे लेते हैं। जस्ट लाइक अभी टैक्स में भी अपना ऐसा है कि दो पार्ट्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा है दोनों में डिफरेंस कुछ ज्यादा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स मतलब यहाँ पे दिया है वैसे, which is levied on the income or profit of the person who pays it, that is recovered directly from the assessee who ultimately bears such a taxes। इसका मतलब ऐसा है कि कोई सैलरीड पर्सन है और कोई बिजनेस वाला पर्सन है, वो जो प्रॉफिट कमा रहा है और उसको जो सैलरी मिल रही है उस पे वो डायरेक्टली जो टैक्स पे कर रहा है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स टोटली अपोजिट इन द सेंस यहाँ पे जैसा लिया है, इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन ऑन अ इनकम और अ प्रॉफिट्स, that is tax recovered from the assessee who passes such burden to another person and is ultimately borne by consumer of such goods or services। इसका मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई XYZ चीज है जो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन से बाय कर रही हूँ, तो मैं वो बाय किए हुए चीज पे कुछ टैक्स भर रही हूँ। वो भी पर्सन जो है, जो दुकानदार है, उसने भी किसी से तो भी बाय किया होगा, उसने भी उस पे टैक्स पे किया होगा। जस्ट लाइक मतलब ये जो बर्डन है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होते जाता है, डायरेक्टली कोई पे नहीं कर रहा है बट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये दोनों डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स का अगर एग्जांपल देखने जाए तो वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, इसका जो पेमेंट हो रहा है ये टैक्स का पेमेंट ये डायरेक्टली होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का अभी जीता जागता और मेन मतलब सबको फेवरेट ऐसा एग्जांपल है गुड्स GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो है ये पर्सन टू पर्सन जो है बर्डन उसका ट्रांसफर होते जाता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सेकंड हमारा है, अब मैं डायरेक्टली इनकम टैक्स पे आती हूँ। सेकंड जो हमारा है इनकम चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आपको जैसे बताया चार्ज ऑफ इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स किस पे होता है, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। इनकम पे लगा हुआ टैक्स मतलब इनकम टैक्स। फिर वो आपकी जो इनकम है वो इनकम सैलरी से हो या कोई हाउस प्रॉपर्टी से लाइक रेंट वगैरह से हो, या फिर आपकी बिजनेस से हो, आपके बिजनेस के इनकम से हो, और आपका जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है वो प्रोफेशन से हो, या फिर आपकी जो कैपिटल असेट्स है। कैपिटल असेट्स मतलब अभी मैं आपको वो जो है वो आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। इस जिससे भी ये इनकम आपको अर्न हो रही है उस पे भरा हुआ टैक्स मतलब इनकम टैक्स। और ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये जो है ये आपको टोटल इनकम पे ही पे करना है। टोटल इनकम मतलब मैंने जो आपको टोटल इनकम का जो फॉर्मूला है वो बहुत सीधा साधा है, उसमें बस 5 शेड्स आते हैं। 5 शेड्स मतलब एक सैलरी, सेकेंड वन हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस प्रोफेशन, देन कैपिटल असेट्स और फिफ्थ वन अदर सोर्सेस। ये पांचों से जो इनकम कमाई हुई है वो आपका टोटल इनकम में आता है, उसको उस पे टैक्स आपका जो है वो क्लेम होता है। तो नेक्स्ट जो है अपना इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसमें भी कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि बताना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक ये फर्स्ट डेफिनेशन है पर्सन। अब पर्सन, इनकम टैक्स में पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, उसमें भी 7 कैटेगरीज आई है। जस्ट लाइक फर्स्ट वाला जो है एन इंडिविजुअल मतलब मैं, आप, आपके बाजू वाला, आपके सामने वाले, आपके सब लोग जो है इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल। देन सेकंड है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपकी फैमिली में मतलब कैसे है, आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ये जो है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बोले सादा चावल चाहिए रे, कितना तक चावल। देन थर्ड वन है कंपनी में आपका, कंपनी तो आपको पता ही है कंपनी मतलब क्या, तो उसको मुझे डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और देन फोर्थ वन है फर्म। तो फर्म मतलब ऐसा है कि 2 और 2 से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं और उनका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट उसको जब रजिस्टर करते हैं, लाइक पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जब रजिस्टर करते हैं तो उसको फर्म बोलते हैं। देन नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब 2 और 2 से ज्यादा इंडिविजुअल लोग जब साथ में आते हैं, 2 और 2 से ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं
तो मैं बोल तो सका ऑब्जेक्ट होता है बट वो लीगली नहीं अन्य को बोल सका एओपी और बीओपी दैट इज न्यूज को काही नाही एसोसिएशन और आता बॉडी बोल पण सका और स्टार्ट वीडियो और देन ओपन करे नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी लोकल अथॉरिटी लाइक ग्राम पंचायत वगैरह, ये लोग जो है ये लोकल अथॉरिटीज में आते हैं। एवरी और लास्ट वन है एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दैट मींस अब जुडिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। आर्टिफिशियल ऑफ जुडिशियल पर्सन में ऐसा है कि दो और दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं और उनका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है बट वो लीगल बेसिस पे होता है। लाइक कॉलेज बोल दिए आप, मतलब दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं और उनका कुछ तो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कि बच्चों को सिखाना बोलिए या फिर कोचिंग देना, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आता है। बट जब उनका कोई लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आता है। तो पर्सन वाइज अगर बाइफरकेट करने जाए, इंडिविजुअल मतलब मैं अकेली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब मेरी होल फैमिली, देन अ कंपनी मतलब मेरी खुद की कंपनी, अ फर्म मतलब मैं किसी और पर्सन के साथ जब कोई फर्म ओपन कर रही हूँ तो मतलब हाँ फर्म ओपन कर रही हूँ तो वो फर्म। देन नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। एसोसिएशन पर्सन मतलब मैं और मेरे और कोई साथीदार है, मैं उनके साथ कोई लीगल ऑब्जेक्ट के साथ लीगल सॉरी इनलीगल भी नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के लिए मैं रजिस्टर कर रही हूँ बट जो लीगली नहीं है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लोकल अथॉरिटी में तो मैं नहीं आ सकती हूँ, उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत बोलिए ऐसे लोग आते हैं। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब क्या, वो तो आपको समझ में ही आ गया। देन नेक्स्ट जो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये दो कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टैक्स जब सीखते हैं, जब सबसे पहले यही कंसेप्ट सिखाते हैं लोग, मतलब यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो दो कंसेप्ट है मैं ये आपको साथ में सिखाऊंगी। फर्स्ट है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है, और असेसमेंट ईयर मतलब वो इनकम पे लगने वाला टैक्स मतलब असेसमेंट ईयर। अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 2019-20 में आपने इनकम कमाई है, आपने सैलरी से कमाई हो या रेंट से कमाई हो या कोई और अदर सोर्सेस होंगे, उससे आपने जो इनकम कमाई है वो आपकी 19-20 में जाएंगी, मतलब वो प्रीवियस ईयर रहेगा। और उस पे आपको भी टैक्स पे करना है तो वो 2020-21 में टैक्स पे करना है। जैसे अभी का जो चल रहा है पीरियड, वो पीरियड में आपको टैक्स पे करना है। और इसमें कॉमन बात यह है कि दोनों जो है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं। अपना कैलेंडर ईयर जो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहता है, बट टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स का जो ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। देन नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब एग्रीगेट ऑफ 5 हेड। मैंने आपको 5 हेड बताए थे। फर्स्ट सैलरी, सेकंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज अदर सोर्सेज। ये पांचों से कमाई हुई जो इनकम है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब जो 5 हेड वाली इनकम है दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से कुछ 80 के डिडक्शंस जो है वो लेस होते हैं। अब 80 के डिडक्शन मतलब क्या, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। 80 के डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट ने हमें कुछ रिबेट दिया है, रिबेट ही बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमें कुछ रिबेट दिया है, लाइक एग्जम्पशंस दिया है और डिडक्शन दिया है। तो वो डिडक्शन जब ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस होते हैं तो वो टोटल इनकम में गिने जाते हैं। अब ये 80 के जो सेक्शन है उनको चैप्टर 6 भी बोला जाता है, तो ये जो है मैं आपको एंड में बताऊंगी जरूर। नेक्स्ट अपना टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स मतलब अभी टैक्स रेट्स मतलब जो आपका टोटल इनकम है, टोटल इनकम इन द सेंस आपने 5 हेड से कमाई हुई इनकम, देन उसमें से आपका लेस हो रहा है 80 का डिडक्शन, और जो आपका फाइनल अमाउंट जो बचता है वो फाइनल अमाउंट पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता है, उसको टैक्स रेट्स बोलते हो या स्लैब रेट्स बोलते हैं। ये भी जो है ये आपके इंडिविजुअल का अलग है, कंपनी का अलग है, नोकरी करते ना सबका अलग अलग है। तो सध्या ते हॉस्पिटल है, इंडिविजुअल बाहेर तिचं हॉस्पिटल नाही का स्लैब रेट बताना चाहूंगी। तो जाता पेजी जाईल टैक्स स्लैब रेट पैथोलॉजी लॅब आहे त्याचे
इंडिविजुअल के और एचयूएफ के। इसमें भी ऐसा है लेस देन 60 ईयर, मतलब 60 साल के अंदर के जो लोग हैं उनके लिए अलग स्लैब रेट है, 60 to 80 साल के लिए अलग स्लैब रेट है और 80 अबव के लिए अलग स्लैब रेट है। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, अप टू 2,50,000 आपकी साल भर की जो ये बंद करना है मेरे को। 2,50,000 से कम है और 2,50,000 है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिटर्न है वो नीचे जाएगा। अगर आपका स्लैब रेट 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में है, मतलब आपकी एनुअल इनकम अगर 2,50,000 से लेके तो 5 लाख के बीच में है, आपको वो इनकम पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब आपका 5% जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से लेके तो 10 लाख के बीच में है तो आपको उसको 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको उस पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो हो गया ये आपका हो गया जो लोग हैं उनके लिए। अभी 60 साल से लेके 60 से लेके तो 80 साल तक के लोगों के लिए औरंगाबाद मध्ये से म्हणून स्ट्रॉंग है काय की 50,000 की। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 लाख अप टू 2,50,000 है। बाप रे। और 60 to 80 के लिए जो है ये इनकम अप टू 3 लाख। मतलब अगर 60 साल से 80 साल तक के लोग इनकम 3 लाख तक होंगी तो उनको नो टैक्स, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है 3 लाख से लेके तो 5 लाख तक का कुछ टैक्स होगा। सॉरी 3 लाख से लेके 5 लाख की अगर कोई इनकम होगी, 3 लाख से लेके तो 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम होगी तो उस पे आपको 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख तक की कोई इनकम होगी तो उसको आपको 20% लगेगा। और 10 लाख के ऊपर अगर कोई इनकम होगी तो उसके लिए आपको 30% लगेगा। ये जो स्लैब रेट था ये 60 साल से लेके तो 80 साल तक के असेसी इन द सेंस पर्सन्स के लिए है। यहाँ पे पर्सन को पर्सन नहीं असेसी भी कहा जाता है। अभी नेक्स्ट स्लैब रेट जो है वो 80 इयर्स से लेके तो आगे वाले तो उनको कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। 60 to 80 वाले जो है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाते हैं और 80 साल के आगे के जो है उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। उनके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलत दी है। जस्ट लाइक अभी 80 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनकी अगर इनकम 5 लाख होंगी तो उनको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। वही इनकम अगर उनकी 5 से लेके 5 लाख से लेके 10 लाख तक होंगी तो उनको 20% स्लैब रखेगा। और अगर वो इनकम 10 लाख के ऊपर होंगी तो उनको 30% स्लैब लगेगा। ये फायदा है। अगर आपके कोई सुपर सीनियर सिटीजन लाइक आपके दादी दादा या फिर आपके पापा मम्मी 80 साल के ऊपर होंगे तो उनको यहाँ पे बहुत छूट मिलती है। जहाँ की हम लोग हैं 60 साल के अंदर तक है उनके लिए बस 2.5 लाख इनकम ही नील है। यहाँ पे जो है 5 लाख तक की इनकम आप नील बता सकते हो। आपका नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स, सॉरी आपका नेक्स्ट जो आता है पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म का मैंने आपको बोला था, फर्म मतलब 2 और 2 से ज्यादा लोग जब एक साथ बिजनेस करते हैं तो उनको फर्म कहा जाता है। तो उसपे जो है उसके लिए कोई स्लैब रेट नहीं है, उसपे आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइक अब आपका 2 लाख आपकी अगर इनकम फर्म से अगर इनकम 3 लाख होगी तो 3 लाख पे आपको 30% फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके लिए कोई टैक्स रेट नहीं है। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने आपको और सहूलत दी है। अब ये जो है ये सेक्शन और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹12,500 फॉर टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख फॉर FY 2019-20। इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने आपको एक डिस्काउंट दिया है टैक्स पे करने के लिए। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक ही होंगी तो आपको 12,500 तक का कितना भी डिस्काउंट मिल सकता है। बट अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख के आगे जा रही है तो आपको ये 12,500 का डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 5 लाख तक की आपकी एनुअल इनकम होगी तो 12,500 का आपको डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। बट वही अगर 5 लाख के आगे होगा तो आपको वो मिलने से रहा। देन नेक्स्ट पॉइंट है एन एडिशनल 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
अब आपका जो टैक्स है वो टैक्स पे करने के बाद आपको 4% जो है वो पर्टिकुलर हेल्थ और एजुकेशन सेस के लिए देना पड़ता है। ये जो है ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन मतलब हेल्थ पे और मतलब अपने लोगों के ही हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्च करती है। देन नेक्स्ट आपका आता है, ये जो है ये कंप्यूटेशन है। ये कंप्यूटेशन पे से आपको समझ जाएगा। ये जो है ये 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 जो है इससे आपको इनकम होती है और फिर उसके बाद में उसकी जो टोटल है वो टोटल में से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। लाइक अभी आपका कोई बिजनेस का लास्ट ईयर का कुछ लॉस वगैरह होगा और इस टाइम अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। लास्ट ईयर का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है इस टाइम के प्रॉफिट के साथ, वो सेट ऑफ हो जाता है। और लास्ट टाइम का आपका लॉस 5 रुपए होगा -5, और इस टाइम आपका प्रॉफिट अगर 10 रुपए हो रहा है तो इस टाइम आपको जो टैक्स पे करना है वो बस 5 रुपए पे करना है, क्योंकि 10 में से लास्ट ईयर का लॉस जो है वो लास्ट ईयर का लॉस जो है वो इस साल के प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा और बचा हुआ जो है आपको बस उसी पे टैक्स पे करना है। फिर उसके बाद में आपका आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 बोलिए या 80 वाले डिडक्शन बोलिए। इसमें आपको LIC के प्रीमियम, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, देन उसके बाद में आपका प्रोविडेंट फंड बोलिए या फिर मेडिक्लेम बोलिए, ये सब जो चीजें हैं ये चैप्टर 6 में आपकी आएंगी और ये आपकी जो है टोटल इनकम में से लेस हो जाएंगी और फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस हो जाएंगी और फिर आपका जो बचेगा वो रहेगा टोटल इनकम, और वो टोटल इनकम पे आपका टैक्स लगेगा। ये जो टैक्स लगेगा और उस पे फिर एजुकेशन सेस आपको लगेगा। उसमें से फिर TDS, TCS और एडवांस टैक्स जो है वो लेस होगा। अब TDS मतलब टैक्स डिडक्शन सोर्स, TCS मतलब टैक्स कलेक्शन सोर्स और एडवांस टैक्स मतलब ये है कि मैंने पहले ही जजमेंट लगा दिया कि मुझे इस टाइम 2 लाख का टैक्स आने वाला है, तो मैं अभी से इंस्टॉलमेंट में 50-50 हजार भर के रख रही हूँ। तो नेक्स्ट जब मैं मेरा रिटर्न फाइल करूंगी तो ये जो 50-50 हजार है वो मेरा टैक्स रेट में से कम होते जाएगा, मतलब लेस होते जाएगा, उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। तो अभी ये जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अभी हम स्टार्ट करते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो यहाँ पे है 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहले मैं लेना चाहती हूँ सैलरी जो है मीनिंग पे से ही आपको समझ में आ रहा है। सैलरी मतलब क्या, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और उसके बदले में एम्प्लॉयर उनको कुछ पैसे दे रहा है, उसको सैलरी कहा जाता है। और हाँ, उसको सैलरी कहा जाता है। फिर उसमें आपका एन्युटी इंक्लूड होता है, वेजेस इंक्लूड होता है, पेंशन इंक्लूड होता है, ग्रेच्युटी, फीस और एडवांस सैलरी, जो कुछ भी है ये सब सैलरी में इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट आता है अलाउंस मतलब क्या, तो सैलरी के बाहर कुछ एक फिक्स क्वांटिटी की जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, उसको अलाउंस कहा जाता है। मतलब अलाउंस लाइक अब उसमें भी एग्जांपल ऐसे है, डिनर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डेली अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, चिल्ड्रंस अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस है। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस है। तो वो अलाउंसेस जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सैलरी के अलावा। ये जो है ये जस्ट लाइक अ डिस्काउंट है, कंपनी की तरफ से आया हुआ डिस्काउंट बोलिए आप। उसमें आगे जो है परक्विजिट मतलब perquisite may be defined as any benefit attached to a position in addition to salary or wages. Perquisite may be provided in a cash or a kind. It includes in a salary income only received from employer. अब इसका सीधा अगर मीनिंग लेने जाए तो परक्विजिट मतलब सैलरी के अलावा दिया हुआ और डिस्काउंट। लाइक अभी सैलरी के अलावा अगर आप दे रहे हो, मतलब ये काइंड में भी रह सकता है और कैश में भी रह सकता है। आपको पेंशन मिल रहा है, आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, लिव इनकैशमेंट मिल रहा है, ये सब जो है ये परक्विजिट में कंसीडर होता है। और ये सब जो है ये आपको परक्विजिट कहा जाता है, जिसका यूज आपको इन फ्यूचर भी होता है और करंट मतलब जब आप जॉब कर रहे हैं तब भी होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब मैंने आपको अलाउंस जो कंसेप्ट बताई थी उसमें ऐसा था
कि आपको एक एक अलाउंस कंपनी की तरफ से मिलते जा रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने अभी ऐसा किया है कि अभी हम अलाउंस नहीं देंगे, एक फ्लैट 50,000 का उनको डिस्काउंट देंगे। आपकी सैलरी कितनी भी रहो, आपको अलाउंस कितने भी मिलो, बट आपको उसमें से 50,000 ही लेस होने वाले हैं। लाइक अब आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसमें से 50,000 आपके लेस हो जाएंगे। मतलब उस पे मतलब 50,000 पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, 95,000 पे आपका टैक्स लगेगा। उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है, जिसका आपको इन फ्यूचर यूज भी होता है। देन नेक्स्ट वन जो है ये है कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। कंप्यूटेशन इनकम, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी 1 लाख है, उसमें से 1 लाख आपकी बेसिक सैलरी है, उसमें से आपका 50,000 जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है। परक्विजिट आपके समझो 5,000 है, ये अजम्पशन बेस पे चल रहा है। परक्विजिट अगर आपके 5,000 है तो ग्रॉस सैलरी जो है आपकी टोटल 45,000। और प्रोफेशनल टैक्स मतलब एम्प्लॉय से काम करके ले रहा है, उसके बदले में प्रोफेशनल टैक्स पे करता है। तो वो जो है वो हम कंसिडर करते हैं 2,500। ये जो है ये मंथली बेसिस पे जाता है, हर मंथली 200 जाता है, और फरवरी और मार्च में 300 जाता है। ऐसे टोटल अगर साल भर का ले तो 2,500 उनका प्रोफेशनल टैक्स होता है। तो आपका टोटल सैलरी जो टैक्सेबल रहेगा, आपका टोटल हाँ, आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी जो रहेगी वो 45,000 में से 2,500 लेस होने के बाद 43,500 सॉरी 42,500 इतने ये आपकी जो सैलरी है, ये सैलरी आपकी टैक्सेबल रहेगी। आपके हाथ में नो डाउट 1 लाख सैलरी आएंगी, बट आपकी जो टैक्सेबल सैलरी रहेगी वो 42,500 रहेगी। तो गवर्नमेंट ने आपको डिडक्शन दे दे के, अलाउंस दे दे के, परक्विजिट दे दे के आपकी सैलरी 42,500 तक लाई है, और आपको उस पर टैक्स पे करना है। ये जो हुआ ये हमारा फर्स्ट हेड हुआ। अब सेकेंड हेड जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप बोलोगे क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अब कोई बंदा है, वो बंदा सैलरी भी कमा रहा है, और उसका जो एक कोई घर है वो घर भी उसने रेंट पे दिया है, तो उसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें ऐसा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा है कि आपका कोई पर्टिकुलर घर है, वो आपने रेंट पे दिया है और उसका रेंट आपको मिल रहा है, तो वो रेंट जो है वो रेंट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, और उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो जो रेंट है आपको साल भर का रेंट आपको आपके टैक्स में, मतलब टैक्स में दिखाना पड़ेगा, आपके टैक्स के कंप्यूटेशन में दिखाना पड़ेगा। अब उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिस्ट बिल्डिंग ऑफ लैंड। प्रॉपर्टी जो रहेंगी वो बिल्डिंग और लैंड ही रहेंगी, उस पे जो रेंट पे होगा वही हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर किएगा। कल चल के कोई मशीन लाएगा और बोलेगा ये मशीन XYZ पर्सन ये मशीन यूज कर रहा है और उसका रेंट आ रहा है, तो वो रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर किया जाएगा। वो जो है वो रेंट आपका अदर सोर्सेस में, मतलब जो कहीं पे भी नहीं यूज हो रहा है, वो अदर सोर्सेस में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। मतलब वो असेसी जो है वो बिल्डिंग का जो ओनर है वो ओनर मस्ट बी, मतलब असेसी होना चाहिए। वो असेसी मतलब वो ओनर रहा तो ही आप उस पे टैक्स पे कर सकते हो, अदरवाइज आप उस पे टैक्स पे कर नहीं सकते और आप उसका रेंट भी क्लेम नहीं कर सकते। The property should not be used by the owner there for the purpose of any business of a profession. Then profit is considered as a business profession tax. अब इसका मतलब ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में कंसिडर किया जाएगा।
वो हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें भी दो कंसेप्ट आती है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आप जिस घर में रह रहे हो, और लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जिस घर से आपको रेंट आ रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप वो घर में रह रहे हो, आप उसके लिए आप खुद को ही रेंट नहीं दे सकते। और लेट आउट मतलब XYZ पर्सन, एक आपकी जो प्रॉपर्टी है, XYZ पर्सन वो प्रॉपर्टी में रह रहा है और आपको रेंट दे रहा है, तो उसको लेट आउट प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब इसमें भी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब 12 महीने का रेंट का कैलकुलेशन, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू मतलब आपका जो 12 महीने का रेंट है उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो लेस होता है, उसको नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। और देन गवर्नमेंट ने आपको इसमें भी डिडक्शन दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आपका अगर रेंट 12,000 होगा, 12,000 में से 30% जो है आप बाजू में निकाल के रख सकते हैं। मतलब 12,000 में से 3,600 जो है आप बाजू में रख सकते हैं, और बचा हुआ जो अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल होगा, मतलब वो आपको आगे टैक्स में बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो डिडक्शन है इंटरेस्ट पेबल ऑन अ कैपिटल। अब आपके प्रॉपर्टी पे अगर आपने कुछ लोन लिया है, तो वो लोन जो है वो कंसिडर उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका इसमें कंसिडर किया जाएगा, और वो 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है आपको डिडक्टेबल रहेगा। मतलब आपने जो कोई लोन लिया है तो वो आप टैक्स में से लेस कर सकते हो, ये आपको गवर्नमेंट ने एक छूट दी है। देन नेक्स्ट आपका जो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। थर्ड वाला जो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई एक बंदा है जो सैलरी भी ले रहा है, जो रेंट से भी पैसे कमा रहा है, और नेक्स्ट मतलब उसका कोई बिजनेस और प्रोफेशन भी है। तो इसमें ऐसा है कि बिजनेस बेसिक ऑफ चार्ज इनकम चार्जेबल इफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और अ प्रोफेशन और इनकम डिराइव बाय ट्रेड और प्रोफेशन। मतलब आपका कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, तो उससे कमाई हुई जो इनकम है उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऐसा कहा जाता है। तो उसमें आपका जो है आपको पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन भी अलाउएबल रहेगा। फिर आपने जो कोई अगर मशीनरी आपने अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड ली हुई लैंड और फ्लैट होगा, तो वो उस पे जो रेंट रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड रेंट जो रहेगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, और जो घर से रिलेटेड रेंट रहेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ये दो डिफरेंस आप समझिए। देन आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगे या फिर कोई टैक्स आउटस्टैंडिंग टैक्स वगैरह होंगे, और सिक्योरिटीज होंगे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन होंगे। ये सब जो है ये आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन 44AA। अब ये ऐसा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन। बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन मतलब क्या? अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आपने कुछ परचेज बुक रखी होंगी, कुछ सेल्स बुक रखी होंगी, जर्नल बुक रखी होंगी, कैश बुक रखी होंगी। ये सब जो है आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। सेक्शन 44AA कहता है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट, एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 1,50,000 के आगे है, तो आपको आपके बुक्स जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। कल चल के अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको ये सबूत बोल के बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ से हमको ये कैश चाहिए, ये हमने परचेज किया है, यहाँ से हमने सेल किया है। तो आपको बुक्स ऑफ मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट जो है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की केस जो ऐसी है, अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ के आगे जा रहा है तो आपको उसको टैक्स ऑडिट करना जरूरी है। टैक्स ऑडिट करना मतलब क्या? आपकी पर्टिकुलर जो है मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों की इंफॉर्मेशन आपको टैक्स ऑडिट के फॉर्म में देनी पड़ती है। लाइक आपका लोन बोलिए, और आपके कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज होंगे वो बोलिए, या फिर आपका कुछ स्टॉक वगैरह वेरिफिकेशन होगा वो बोलिए। ये सब जो है ये आपको टैक्स ऑडिट के फॉर्म में देना मस्ट है। देन है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर एडवोकेट, या फिर कोई आर्किटेक्चर, या कोई इंटीरियर, या फिर आप बोल सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो है ये पर्टिकुलर जो है ये प्रोफेशनल है, इनको प्रोफेशन में कंसीडर किया जाता है। उनकी अगर इनकम, उनकी रिसिप्ट अगर 50 लाख के ऊपर होंगी, तो आपको उसको टैक्स ऑडिट करना जरूरी है। देन आपका नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन मतलब आप बोल रहे होंगे ये है क्या एग्जैक्टली? मतलब आपकी
आपकी जो पर्सनल चीज है, लाइक आपकी हाउस प्रॉपर्टी या फिर आपकी ज्वेलरी, आपके शेयर्स, ये जो चीजें हैं, ये कैपिटल, ये जो है ये आपका कैपिटल है। और जब आप उसको बेचते हो तो ये बेचने के बाद ये बेचने के बाद जो आपको गेन होता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाता है। अब कोई XYZ बंदा है, वो सैलरी भी कमा रहा है, वो हाउस प्रॉपर्टी मतलब वो रेंट पे भी चीजें दे रहा है, देन थर्ड वो बिजनेस भी कर रहा है, बिजनेस से भी उनको इनकम है, और नेक्स्ट मतलब वो उसके शेयर्स वगैरह उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत होशियार बंदा है भाई, सर्वगुण संपन्न बंदा है, तो वो शेयर्स में और उसमें भी इन्वेस्ट करता है। देन उसमें उसमें ऐसा है कि ये, हाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में बेसिक चार्ज ऐसा है कि देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट्स, उसमें वो जो होना चाहिए वो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है द कैपिटल एसेट्स इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी। हाँ, कैपिटल एसेट्स जो है वो ट्रांसफर बाय असेसी होना चाहिए, मतलब मैं वो पर्टिकुलर कैपिटल की ओनर हूँ और मैंने वो XYZ पर्सन को ट्रांसफर किया है, उसमें से जो मुझे गेन हुआ है वही मैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कंसीडर कर सकती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कैपिटल एसेट्स इज डिफाइंड टू बी इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर फिक्स और सर्कुलेटिंग। कैपिटल एसेट्स इज डिफाइंड टू बी इंक्लूडेड प्रॉपर्टी। कैपिटल एसेट्स जो है वो, कैपिटल एसेट जो है वो पर्टिकुलर आपकी जो है वो प्रॉपर्टी में कंसीडर होनी चाहिए। कल चल के आप अगर बोल रहे हो कि मेरा गाड़ियों का बिजनेस है और मेरे पास ये गाड़ी है और ये मेरा कैपिटल है, जी नहीं, ऐसा नहीं चलता है। आपका बिजनेस गाड़ियों का है तो आप वो जो है वो बिजनेस में लोगे, वो आप कैपिटल गेन में नहीं बता सकते। नेक्स्ट इसमें जो है दो कंसेप्ट आती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब आप, ऐसा है कि अगर 24 महीने से कोई पर्टिकुलर एसेट से 24 महीने से आप उसको हैंडल कर रहे हो, 24 महीने से कम में आपने उसको बेच दिया हो, तो उसका जो गेन रहेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा। और 36 मंथ से ज्यादा अगर आपके पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो 36 मंथ से ज्यादा अगर आपके पास है, तो फिर उसका 36 मंथ्स के अंदर आपने अगर वो बेची है तो वो जो है वो शॉर्ट टर्म गेन कंसिडर किया जाएगा। और उसका अपोजिट है लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म गेन मतलब ये है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 24 मंथ से ज्यादा आपने उसको यूज करके फिर उसके बाद में उसको बेची है, तो उसका जो गेन रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, आपकी लैंड जो है वो मूव नहीं हो सकती, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपकी ज्वेलरी और आपके शेयर्स, सॉरी आपकी ज्वेलरी जो है वो इधर से उधर मूव हो सकती है, तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। अगर कोई ज्वेलरी आपकी 36 मंथ से ज्यादा आपके पास रह रही है और उसके बाद आप उसको बेच रहे हो, तो उसका जो गेन रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने जो वो पर्टिकुलर एसेट्स है वो जब परचेज की है तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला जाएगा। आपका पर्टिकुलर एक घर है, वो घर जो है आपने 5 लाख में परचेज किया है, तो वो जो है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब पर्टिकुलर घर लेने के बाद आप उसको कलरिंग कर रहे हो, फिर उसकी कुछ रिपेयर मेंटेनिंग कर रहे हो, फिर उस पे आप और कुछ मतलब फर्नीचर वगैरह कर रहे हो, ये सब जो है ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। देन नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन एग्जम्पशन। जैसे कि गवर्नमेंट हर एक हेड में आपको कोई ना कोई डिडक्शन और एग्जम्पशन देता है, तो उसी प्रकार गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एग्जम्पशन दिए हैं। लाइक वो सेक्शन वाइज है। अब इतना डीप में जाना बोला तो ये सेशन जो रहेगा ये सेशन 3 घंटे तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बस ऊपर ये कैपिटल गेन के जो एग्जम्पशन है वो बता देती हूँ। प्रॉफिट, सेक्शन 54 प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेसिडेंस। अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और वो आप सेल मतलब जो प्रॉपर्टी आप खुद वहां पे रहते थे और उसके बाद में वो आप सेल कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट उसमें भी एग्जम्पशन देंगी। 54B कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आपका कैपिटल गेन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड बोल के कंसिडर किया जा रहा है, तो उसमें भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन गुड्स।
अब ये सर्टेन गुड्स जो है इसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैं आपको भले आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो लास्ट में मैं आपको मेरा नंबर दे रही हूँ, आप उसमें मुझे डिफिकल्टीज कभी भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो है ये कंप्यूटेशन है, ये कंप्यूटेशन ऑफ एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉस भी हो सकता है बट हम यहाँ पे गेन कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन मतलब आपने कोई आपकी एक प्रॉपर्टी है जो 5 लाख में बेची है, तो सेल कंसिडरेशन मतलब वो 5 लाख वाली वैल्यू, फिर उसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो भी ऐड होंगी। फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर मतलब वो करते टाइम आपको जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो इसमें से लेस होंगे। देन नेक्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपकी परचेस वैल्यू। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप जब सेल कर रहे हो बट उसकी परचेस वैल्यू कुछ तो दूसरी थी, आपने 1 लाख में परचेस की है, 5 लाख में उसको सेल की है, ये 5 लाख जो है वो सेल कंसिडरेशन है और 1 लाख जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब मैंने आपको बताया, आपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पे आपने कुछ इंप्रूव किया है, लाइक आपने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग पे आपने फर्नीचर किया है, कलरिंग किया है, वो जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और देन जो आएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। उसमें से मैंने आपको जैसे बताया गवर्नमेंट ने आपको कुछ एग्जम्पशन दी है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 बी डी, ये जो है ये लेस होके जो भी आपकी वैल्यू आएंगी वो वैल्यू आपकी रहेंगी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये जो लास्ट वैल्यू जो है, ये लास्ट वैल्यू आपकी जो रहेंगी वो आपकी उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लास्ट वाला हेड है ये। जो पर्टिकुलर इनकम है वो इनकम ना आपकी सैलरी में जा रही है, इन डिटेल में आपको बताती हूँ। सैलरी जो जिसने कमाई है उनकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे, जिसको रेंट आ रहा है उनकी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम रेंट में जाएंगे। जो बिजनेस कर रहा है तो उसकी जो इनकम है, उसको जो उससे इनकम मिल रही है वो बिजनेस में जाएंगे। जिसका कुछ प्रोफेशन है, पर्टिकुलर प्रोफेशन है, तो वो प्रोफेशन से कमाई हुई जो इनकम है वो इनकम उनकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएंगी। और नेक्स्ट जो है कैपिटल गेन, पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स जो है आपने बेच के जो इनकम कमाई है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएंगी। अब कुछ चीजें ऐसी है जो हेड के अंडर तो नहीं है बट उसको भी तो टैक्सेबल करना जरूरी है, तो वो जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो ऊपर के चारों हेड में नहीं बैठता है वो 5वें हेड में बैठ जाएगा। जस्ट लाइक डिविडेंड, आपने कुछ शेयर्स वगैरह परचेज किए हैं और उस पे आपको कुछ डिविडेंड मिला है, डिविडेंड वो जो डिविडेंड है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसीडर किया जाएगा। लॉटरी विनिंग एक्सेट्रा, आपने कोई एक पर्टिकुलर टिकट लिया है और वो टिकट पे अगर आप कुछ और टिकट लॉटरी टिकट लिया है और वो लॉटरी टिकट आपको लग गया, तो वो जो इनकम है वो इनकम आपकी जाएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और कोई सिक्योरिटीज वगैरह आपने बॉन्ड्स वगैरह लिए हैं, वो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। देन आपका फिक्स डिपॉजिट एफडी का जो इंटरेस्ट है वो भी आपका जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। मतलब जो आपके चारों हेड में बैठता है वो आपका पांचवें हेड में बिठाना आपको जरूरी है। देन नेक्स्ट जो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे कि मैंने आपको बोला है 80 की डिडक्शन और चैप्टर 6, आप इसको चैप्टर 6 बोल सकते हैं और 80 की डिडक्शन भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें भी काफी डिडक्शंस है, बस मैं आपको मेन डिडक्शंस का इंट्रो करवा देती हूँ। जस्ट लाइक फर्स्ट जो है वो 80C में आपको जो रहेगा वो है deduction available only in respect of a specified sums actually paid or deposited. Total amount of a deduction under this section is a maximum limit 1,50,000. अब इसमें ऐसा है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपकी LIC का प्रीमियम हो या फिर आपका PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड का प्रीमियम हो या फिर आपके बच्चों की ट्यूशन फीस हो या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, ये जो चीजें है ये जो आप पे कर रहे हो ये आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको जो कंप्यूटेशन बताया था, हाँ ये कंप्यूटेशन जो आपको बताया था, ये पांचों हेड की जो टोटल है
वो टोटल होने के बाद जो डिडक्शन यहाँ से लेस हो जाएगा उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6 कहा जाएगा। तो इसमें आपको एक मिनट, इसमें आपको जो है आपने लाइफ LIC का अगर प्रीमियम आपने पे किया है और वो प्रीमियम आपका 1,60,000 है तो आपको बस 1,50,000 तक का ही आप क्लेम कर सकते हो। और आपका अगर कुछ PPF आपकी ट्यूशन बच्चों की ट्यूशन फीस हो, ट्यूशन फीस अगर 1,60,000 हो तो आप 1,50,000 ही क्लेम कर सकते हो। ये चीज का जो ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 ही है, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट जो है ATCCC, ATCCC मतलब एन्युटी प्लान ऑफ LIC। ये भी जो है ये ATC के अंडर ही कवर होता है, 1,50,000 ही आप क्लेम कर सकते हो। एन्युटी ऑफ LIC ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, मैं आपको ये कंसेप्ट अभी नहीं बता सकती टाइम कम रहने के वजह से। देन नेक्स्ट जो है ATCCD, ATCCD मतलब employees can contribute to government notified pension scheme, national pension scheme, and the contribution can be up to 10% of the salary or 50,000 addition। नेशनल पेंशन स्कीम मतलब आपने कोई पर्टिकुलर पेंशन की स्कीम ली है तो वो स्कीम में आप जो है पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो अमाउंट जो है आपकी 50,000 तक जो अमाउंट है वो आप डिडक्ट कर सकते हो। अगर 50,000 के आगे अगर आपकी कुछ अमाउंट होंगी तो वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते, आप बस 50,000 तक की अमाउंट जो है वही डिडक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका आता है 80D, ये जो है मेडिक्लेम का है। अब आपने देखा होगा कि अपने हेल्थ के लिए बहुत लोग मेडिक्लेम वगैरह भी लेते हैं, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रिलेटेड जो भी है वो 80D में कंसिडर किया जाएगा, बट उसकी भी लिमिट ऐसी है 25,000 तक। और अगर पेरेंट्स का ले रहे हो, लाइक सीनियर सिटीजन का ले रहे हो, तो उनका जो है वो 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। इन डिटेल, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर अ सेल्फ और स्पाउस, स्पाउस मतलब आपकी जो बेटर हाफ है वो, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन इज अ टैक्स डिडक्टेबल अप टू ₹25,000। मतलब आप आपके बच्चों का और आपके जो बेटर हाफ है उनका अगर मेडिक्लेम लेते हो तो वो 25,000 तक का आपको डिडक्टेबल रहेगा, बट 25,000 के आगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस 25,000 तक का ही मिलेगा। और अगर वही आपका सीनियर सिटीजन मतलब आपके पेरेंट्स का होगा तो वो जो है वो 50,000 तक डिडक्टेबल रहेगा, 50,000 के ऊपर आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ATDD, ATDD मतलब you can claim up to 75,000 for spending on a medical treatment of your dependent who have a 40% disability। पर्टिकुलर कोई डिसीज है, लाइक अभी आप देख रहे हो इतने सारे डिसीज आ रहे हैं, तो लाइक कैंसर हो गया या फिर कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो ये डिसीज के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट लगती है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो 75 तक का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है आपको फ्री में मिलेगा। फ्री में इन द सेंस 75 तक आप जो 75,000 तक आप वो डिडक्ट कर सकते हो, उसके आगे आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। और उसमें भी कंडीशन, एक नेक्स्ट कंडीशन ऐसी दी है कि वो 40% डिसेबल होना चाहिए। अगर वो 40% से कम डिसेबल होगा तो आप 75,000 क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है ATDDB, an individual can claim up to 40,000 for the treatment of specified critical ailments। अब इसमें और ATDD में और ATDD ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ डिसीज का डिफरेंस है। लाइक ATDD में आपके पर्टिकुलर कैंसर या फिर हैंडीकैप ये वाले डिसीज आते हैं, और ATDD में आप ATDD में आपका एक्सीडेंट और हैंडीकैप जो है वो लोग ही इसमें क्लेम कर सकते हैं। और ATDD में अगर कोई बड़ा डिसीज है लाइक कैंसर हो या फिर और बहुत बड़े बड़े डिसीजेस है, वो डिसीजेस के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो उसमें भी आपको है एन इंडिविजुअल कैन क्लेम अप टू 40,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड क्रिटिकल एलिमेंट्स मतलब स्पेसिफाइड डिसीजेस, एंड फॉर सीनियर सिटीजन कैन क्लेम अप टू 1 लाख मतलब 1 लाख तक। सीनियर सिटीजन जो है वो 1 लाख तक क्लेम कर सकता है और इंडिविजुअल जो है वो 40,000 तक क्लेम कर सकता है। ये जो
तीन सेक्शन थे वो 80D से रिलेटेड थे। एंड नेक्स्ट जो है 80G। 80G जो है आप कोई स्पेसिफाइड अमाउंट जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रहे हो तो वो जो है वो भी आपको क्लेम किया, मतलब वो अमाउंट है वो भी क्लेम किए जाएंगी 100% और 50%, वो डिपेंड करेगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी करके रखी है, एक 100% और दूसरी जो है 50%। 100% में जो आपकी कैटेगरीज आ रही है वो गांधी रिलेटेड के जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर उसको डोनेशन दे रहे हो तो वो डोनेशन आपको 100% क्लेम कर सकते हो। और अगर अदर कोई है लाइक आप शिरडी के मंदिर में कुछ डोनेट कर रहे हो बड़ी अमाउंट, और आप बालाजी में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हो तो वो जो है वो अमाउंट 50% के अंडर ही क्लेम की जाएगी। ये 100% और 50% में डिफरेंस है। और ये डोनेशन जो है ये आपका कैश में ही रहना चाहिए, प्लस वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और पर्टिकुलर कोई मंदिर वगैरह है वो 80G के अंडर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। इसी प्रकार मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है टैक्स मतलब क्या, फिर टैक्स किसके अंडर आता है, फिर टैक्स कौन क्लेम करता है। और डिटेल में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। इसी प्रकार मैं आपका अपना सेशन कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। राजश्री मुंदड़ा जी आप म्यूट पे हो शायद। उसको थैंक यू बोलती, तूने बहुत अच्छा किया। कैसे करूँ? थैंक यू चैताली, बहुत अच्छे से समझाया, काफी चीजें पता हेलो नहीं। हेलो चैताली, हेलो, आर यू हियरिंग मी चैताली? बोलिए। हाँ, बहुत अच्छे से बताया आपने। मेरा मतलब कॉमर्स साइड से दूर दूर तक वैसे लेना नहीं था, डीबीए मैंने जस्ट पास किया था, टैक्सेशन से कुछ लेना देना नहीं था, पर आज आपने बताया कि या कुछ लेते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है आज मुझे समझा आपकी वजह से। थैंक यू। वेलकम। आपको अगर कोई डाउट है तो आप बैंक में हम हेलो बैंक में हम जो एफडी रखते हैं तो उसके लिए अपन 15G का फॉर्म देते हैं अपने को भरने को, भरना चाहिए या नहीं? अब देखा जाए तो आंटी जी ये वो जो 15G का फॉर्म है वो आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। अब ये कंसेप्ट ऐसी है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अगर 10,000 के ऊपर जा रहा है तो आपको बैंक बोलती है 15G का फॉर्म भर लो। 15G का फॉर्म क्यों रहता है? वो इंटरेस्ट में से टीडीएस लेस होने के लिए। आपको टीडीएस लेस नहीं करना है तो आप फॉर्म ना भरे तो भी चलेगा, और आपको टीडीएस लेस करना है तो आपको फॉर्म टीडीएस लेस करना है तो आप वो फॉर्म भर भी सकते हैं। इनडायरेक्टली ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपके बैंक में ही आने वाली है। पहले ऐसा था कि आप अगर इंटरेस्ट आपका जो इंटरेस्ट है वो 10,000 है और उस पे टीडीएस जो है वो 10% डिडक्ट हो रहा है, मतलब 1,000 रुपीज डिडक्ट हो रहा है, तो आपको पहले फॉर्म फिलअप करने के पहले 10,000 आपके बैंक में आएंगे। बट आपने अगर वो फॉर्म फिलअप किया, मतलब आपका टीडीएस अगर डिडक्ट हो रहा है तो वो 1,000 जो है वो 1,000 पहले आपके फॉर्म 16 में जाएंगे, सॉरी फॉर्म 26AS में जाएंगे और फिर बाद में आपके बैंक में आने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपके पास ही आने वाले हैं। तो आप फॉर्म फिलअप करो या ना करो, वन एंड द सेम थिंग है। आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं करना तो आप नहीं भी कर सकते हो। उसका बस यूज ये है कि गवर्नमेंट को एक प्रूफ है कि हाँ हमारी ये एफडी है, उस पे इतना इतना टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट को वापस से आपको पैसा देने ही वाला है फॉर्म 26 के जरिए। और किसी की कोई क्वेश्चन है? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Raise your hand. Okay, thank you। इसी के साथ ये सेशन
खत्म होता है। अगर आपको किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, चैता जी उसका आंसर दे देगी। थैंक यू चैता जी, थैंक यू सो मच। परिवार के अंदर क्या है, अपने कोई फुर्सत नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जो भी बात कर रहे हो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वाकई में खेद है, कई चीजें क्लियर नहीं कर पाए हम लोग। थैंक यू चैताली, आप सेशन क्लोज कर सकते हो। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स। thank you all, bye and take care, stay happy and stay at home. Thank you.